हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आज हम क्लास 9 फिजिक्स का फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया था उसकी एक वीडियो हमने कंप्लीट कर दी विद ईच एंड एवरी टॉपिक कवर्ड इन 5 वीडियोस। सो यू कैन वॉच दीज ऑल वीडियोस इन यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आर.के. सोनी। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन की सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। और सेकंड चीज, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व होने वाली है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जहां भी आपको डाउट है प्रॉपर क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझिए। अगर क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है, आंसर नहीं आ पा रहा है, तो इस वीडियो को देखिए और सारे क्वेश्चंस करिए बेटा। ओके, तो पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। कह रहा है अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स हम क्या अप्लाई करें बेटा? जीरो अप्लाई करें, तो क्या ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर सकता है एक नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ में? समझ में आया क्वेश्चन? आपके पास आप जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं वो है जीरो, but it moves with non-zero velocity. Is it possible? If is it possible, then how it is possible? तो जरा सोचिए, न्यूटन की पहली लॉ क्या कह रही थी? न्यूटन की पहली लॉ कह रही थी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अगर जीरो है तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में अगर मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में अगर मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करता रहेगा। कब तक? जब तक उस पर नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं लगा रहे हो, कुछ ना कुछ लग रही हो, तब तक ये यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता रहेगा। तो आप बोल सकते हैं अगर ये ट्रेवल कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, किस में मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है? जीरो। क्यों होती है जीरो? अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो सर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू में कोई चेंज आएगा क्या? आप बोलेंगे नो सर। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन फोर्स इज ऑल्सो जीरो, देन फोर्स इज ऑल्सो जीरो। सो इन दिस केस द ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म speed, or you can say that it moves with non-zero velocity. In this case the net external force on an object is zero. तो एक्सेलरेशन जीरो कर दी आपने, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को मूव कराया है और फोर्स यहां पर जीरो आ रही है, तो उसके पास नॉन जीरो वेलोसिटी हो सकती है। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। समझ में आ रही है बात? बट एक बात बताता हूं मैं आपको, ये कंडीशन कब वैलिड होगी, ये कंडीशन कब बेसिकली फुलफिल होगी? अगर यूनिफॉर्म मोशन में कब तक मूव करता रहेगा? देखिए, अगर फ्रिक्शन फोर्स जीरो, अगर फ्रिक्शन फोर्स क्या हो बेटा? जीरो हो। अगर फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द ऑब्जेक्ट, देन इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द स्ट्रेट पाथ। इफ फ्रिक्शन फोर्स इज देयर, देन द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर सम टाइम। ये प्रैक्टिकली हम देखते भी हैं, क्योंकि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, किसी बॉल को थ्रो करते हैं, तो कुछ टाइम बाद बॉल क्या होती है? रुक जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। बट अगर फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगी तो बॉल कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। और क्या कंडीशन होनी चाहिए? मैं यहां लिख देता हूं। और क्या कंडीशन होनी चाहिए सर? एयर रेजिस्टेंस जो होना चाहिए। एयर भी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है सर? अपोज करता है। एयर रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए सर? जीरो होना चाहिए। एयर रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए बेटा? जीरो होना चाहिए। अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होगी। उस केस में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी फोर्स लगाएगा उसको स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगी, तो उसका मतलब यहां पर ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी। तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए ऑब्जेक्ट के पास नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो? सर एयर रेजिस्टेंस जीरो हो, फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो, और एक यूनिफॉर्म स्पीड से कंटिन्यूअसली स्ट्रेट पाथ पे मूव करता रहे, तब हमें नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या मिलती है? जीरो मिलती है, और ऑब्जेक्ट एक नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, वेलोसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, आपको पता है, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने तो सर एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो पाएगा, और एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो पाएगा तो फोर्स भी जीरो नहीं हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो वहां पर आपको प्रॉपर बताना है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के पास जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसका मैग्नीट्यूड सेम रखना है आपको और उसकी डायरेक्शन भी सेम रखनी है। अगर वो चेंज कर दिया तो
तो वहां पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 भी नहीं होगा। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सिंपली यू हैव टू राइट इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इन दिस केस द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 बट ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म with non-zero velocity. ठीक है, but how can you achieve this condition? By the friction force is 0, by the air resistance is 0, and the third one is you cannot change the magnitude and direction of an object. ठीक है, वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज करते ही एक्सेलरेशन 0 नहीं आएगी। एक्सेलरेशन 0 नहीं आएगी तो फोर्स भी 0 नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कराना है? यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराना है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कराना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कारपेट है और कारपेट में क्या है बेटा? डस्ट है। कारपेट समझते हैं ना, जब भी आप रूम के अंदर एंटर करते हैं या घर के अंदर एंटर करते हैं तो बाहर एक कारपेट होता है, तो आप क्या करते हैं? जूतों को उसको साफ करने के लिए यूज करते हैं, या जो भी आपने पहना हुआ है, शूज पहने हुए हैं, स्लीपर्स पहने हुए हैं, चप्पल पहनी हुई है, जो भी चीज आपने पहनी हुई है उसको हम क्या करते हैं? डस्ट को साफ करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब आप कारपेट को बीट करते हैं किसी स्टिक की हेल्प से, तो वो डस्ट क्या होती है? बाहर निकलती है। वाई द डस्ट इज आउटसाइड फ्रॉम द कारपेट, बट द रीजन इज वाई, क्यों डस्ट उस कारपेट से बाहर निकल के आती है? बताइए सर। देखिए, जब कारपेट के अंदर जो भी डस्ट है वो रेस्ट पर है, जब आप उसको बीट करते हैं वो मोशन में आती है, और जब वो मोशन में आती है तो उस मोशन को अपोज करेगी। मोशन को अपोज करने के लिए वो क्या करती है? बाहर निकलती है। तो सिंपली इसका आंसर बोलेंगे आप सर, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू inertia of rest the dust particles are comes out from the carpet. ठीक है, बिकॉज पार्टिकल रेस्ट पे होते हैं, और जब पार्टिकल रेस्ट से मोशन में आते हैं तो उसको अपोज करते हैं, और जब अपोज करते हैं तो वो बाहर निकल के आ जाते हैं। सिंपली यू हैव टू राइट दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। सपोज करो आप कभी बस से ट्रैवल कर रहे होंगे, तो आपका जो लगेज वगैरह होता है या तो पीछे की डिग्गी में रखा जाता है या फिर ऊपर रखा जाता है। अगर ऊपर रखा जाता है लगेज, जो बेसिकली हम ट्रांसपोर्टेशन में देखते हैं, काफ़ी सारे लगेज वो ट्रक के ऊपर या फिर बस के ऊपर रखते हैं, तो उसको हम बांध के रखते हैं। वाई इट इज दिस लगेज टाई? बेसिकली क्यों उसको बांध के रखते हैं? वाई? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। सर देखिए, बस अगर मोशन में है तो लगेज भी मोशन में होगा। इफ यू अप्लाई द ब्रेक, बस रेस्ट पे आएगी। बस अगर रेस्ट पे आएगी तो लगेज भी रेस्ट पे आएगा, और लगेज रेस्ट पे आएगा तो वो क्या करेगा? मोशन से रेस्ट पे ला रहे हैं, स्टेट को चेंज कर रहे हैं। स्टेट को चेंज करने का मतलब, आप बेसिकली उसकी स्टेट को चेंज करने का मतलब होता है कि सर आप अपोज फोर्स कर रहे हैं, एक अपोजिंग फोर्स लगा रहे हैं, वो उस मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। मोशन से रेस्ट पे लाने के लिए ऑब्जेक्ट क्या करता है? उसको अपोज करता है। ऑब्जेक्ट किस पे था? बस किस पे थी? लगेज किस पे था? आप बोलेंगे मोशन में। मोशन से किस पे लेके आ रहे हैं बेटा? आप रेस्ट पे लेके आ रहे हैं, तो उसको अपोज करेगा। अपोज करने के लिए किधर जाएगा? आगे जाएगा, तो लगेज आपका गिर सकता है। उससे बचने के लिए हम उस लगेज को टाई करते हैं, अच्छे से उसको बांधते हैं अच्छे से। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या होगा बेटा? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हम लगेज को क्या करते हैं बेटा? टाई करते हैं, क्योंकि मोशन से जब वो रेस्ट पे आएगा तो उसको अपोज करेगा। अपोज करने के लिए आगे जाएगा तो हो सकता है लगेज गिर जाए, इस वजह से हम उसको टाई करते हैं। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन थे, बेसिकली कंसेप्ट बेस्ड थे। तो यहाँ पे मैंने तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर कर दी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, एक ट्रक है जो कि स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से। कोई भी चीज अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है तो सर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? बताइए फटाफट। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है सर? 0 होती है। तो यू 0 हो गया यहाँ पर। एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। तो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी कितनी? 400 मीटर। टाइम दे रखा है हमको बेटा 20 सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। क्या बोल रहा है बेटा? फाइंड इट्स एक्सेलरेशन फाइंड करिए। और सेकंड पार्ट में बोल रहा है फाइंड द फोर्स। फोर्स भी निकालनी है आपको। क्या निकालनी है बेटा? सेकंड पार्ट में फोर्स निकालनी है। इफ द मास इज 7 मेट्रिक टन,
क्वेश्चन में मास दे रखा है हमको 7 मेट्रिक टन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में हमको? सो क्वेश्चन में बोल रहा है इफ अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से बोलते ही यू की वैल्यू क्या पुट कर देनी है आपको? 0 पुट कर देनी है। इट रोल्स डाउन इन अ हिल में रोल्स डाउन कर रहा है मतलब चल रहा है वो हिल पर। उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बेटा? 400 मीटर। कितने टाइम में? 20 सेकेंड में। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन बताइए एंड द सेकेंड पार्ट उसका फोर्स बताइए। यू हैव टू कैलकुलेट 2 थिंग्स इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड द सेकेंड थिंग इज यू हैव टू फाइंड द फोर्स। सो हाउ कैन यू फाइंड दीज 2 टर्म्स? बहुत सिंपल है बेटा। देखिए फोर्स निकालने के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? मास इंटू एक्सेलरेशन। होता है कि नहीं होता है? सर क्वेश्चन में मास जो है वो 7 मेट्रिक टन दे रखा है तो मैं आपको बता देता हूं 1 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1000 kg। 1 मेट्रिक टन किसके इक्वल होता है? 1000 kg के इक्वल होता है। तो बताओ 7 मेट्रिक टन किसके इक्वल होगा? 7 मेट्रिक टन किसके इक्वल होगा? तो आप बोलेंगे सर 7 इंटू 1000 विच इज इक्वल्स टू 7000 kg। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 1 मेट्रिक टन अगर 1000 kg का है तो 7 मेट्रिक टन हमारे कितने kg के होंगे? तो आप बोलेंगे सर 7000 kg की। सिंपल है, ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रही है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर हमने मास निकाल लिया 7000 kg। बट दिक्कत कहां आने वाली है सर? क्वेश्चन में हमको एक्सेलरेशन गिवन नहीं है बट यू कैन फाइंड एक्सेलरेशन। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। सर देखिए इक्वेशन होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। 3 इक्वेशन पढ़ी थी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, तो यहां पर हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बहुत सिंपल है ना सर? देखिए डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 400 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी सर कितनी है? 0। टाइम 20 था तो 20 इंटू 0 क्या हो जाएगा? बोलिए सर 0 हो जाएगा, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। किसके इक्वल चल रहा है सर? हाफ। सर एक्सेलरेशन आपको फाइंड करनी है। टाइम कितना दे रखा है बेटा? 20 का स्क्वायर। तो 2 उधर चला जाएगा तो 2 इंटू 400 कितना हो जाएगा? 800। सर 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। एक्सेलरेशन निकालने के लिए 800 को 400 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा? तो हमारे पास s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करके क्या आपने फाइंड कर ली बेटा? एक्सेलरेशन फाइंड कर ली। समझ में आ रही इतनी बात? अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं तो आप इजीली इस फॉर्मूले को यूज करके क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा? फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? मास कितना है बेटा? 7000। और एक्सेलरेशन कितनी आई बेटा हमारे पास? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा आपका 14000 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन होती है। ध्यान रखना बच्चे अक्सर न्यूमेरिकल में जब क्वेश्चन लगाते हैं तो न्यूमेरिकल्स जो के बाद जब सॉल्व करते हैं तो वो यूनिट नहीं लिखते, अगर लिखते हैं तो गलत लिख देते हैं, इस वजह से उनके आंसर्स कट हो जाते हैं। बट अभी इस बार एमसीक्यू है तो हो सकता है वो बच जाए। ठीक है, मैग्नीट्यूड सिर्फ आपको देखना है, चेक करना है, फिर तो ऑब्वियसली बात है यूनिट उसके अंदर लिखी होगी। बट जनरली इतने टाइम से तो ऑब्जेक्टिव था नहीं, तो सब्जेक्टिव मैंने कई बार देखा बच्चे यूनिट जो है प्रॉपर नहीं लिखते हैं। तो बट आपको यूनिट अच्छे से हर क्वांटिटी की आनी चाहिए। तो फोर्स किस में मेजर करते हैं बेटा आप? न्यूटन में मेजर करते हैं। तो आंसर इज 14000 न्यूटन। ओके, दिस वन इज क्लियर और इज देयर एनी डाउट? बहुत सिंपल था सर। फोर्स और एक्सेलरेशन पूछा था, एक्सेलरेशन हमने ऐसे इक्वेशन से यूज की, फाइंड करी, इसके बाद हमने उस एक्सेलरेशन को यहां पुट किया और हमने इजीली क्या निकाल लिया बेटा? फोर्स निकाल लिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने 4 क्वेश्चंस देख लिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं बेटा अब हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 था ये, बेसिकली हमने 4 नहीं किया, एक बार 4 दोबारा देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, रोहित शर्मा ने
बॉल को क्या किया, ग्राउंड के बाहर भेज दिया, ठीक है। अगर ग्राउंड के बाहर भेज दिया तो इस केस में क्या होगा सर, बॉल तो रोल नहीं करने वाली है। तो रोहित शर्मा ने क्या किया, कवर ड्राइव मारी। कवर ड्राइव जब मारी, बॉल जाती गई, बट वो बाउंड्री तक नहीं पहुंची साहब, वो बाउंड्री तक नहीं पहुंची। तो इस केस में क्या हुआ, बॉल कुछ टाइम बाद, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड था, लॉर्ड्स का ग्राउंड था, बहुत बड़ा ग्राउंड था लॉर्ड्स का, है ना। और अभी शायद आपको मालूम है सबसे बड़ा ग्राउंड वर्ल्ड का कहाँ बना हुआ है सर, इंडिया में, है ना, मोटेरा स्टेडियम, ठीक है। और उसका नाम क्या रख दिया फिर, मोदी स्टेडियम के नाम से रख दिया, ठीक है। सबसे बड़ा ग्राउंड है वर्ल्ड का। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न आता है, क्या आता है, मेलबर्न ग्राउंड भी काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो बॉल गई बट बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाई, उससे पहली बॉल स्टॉप हो गई। इसका मतलब बॉल अगर स्टॉप हो रही है तो सर कोई ना कोई फोर्स तो उस बॉल पर लग रही है। तो कौन सी फोर्स लगेगी, 4 ऑप्शन है, पढ़ के बताता हूं आपको। व्हाई द बॉल स्टॉप आफ्टर कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। तो पहला ऑप्शन है द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ, क्या बैट्समैन ने इतना हार्ड शॉट नहीं मारा, ठीक है। सेकंड, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, एंड द थर्ड वन इज देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, एंड द लास्ट वन इज देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड नॉट वांट टू कम टू रेस्ट। क्या लग रहा है इस चारों में से क्या ऑप्शन होना चाहिए। इससे पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था, अगर फ्रिक्शन फोर्स होती है तो क्या करती है, मोशन को अपोज करती है, और मोशन को अपोज करती है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कुछ टाइम बाद रुक जाता है। ये प्रैक्टिकली हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। आप स्कूटर चला रहे हैं, एक्टिवा चला रहे हैं, अगर आपने रेस देना बंद कर दी तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद आप रुक जाते हैं, आपकी स्पीड कम होती जाती है, और एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपकी ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है। व्हाई इट इज स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। किसकी वजह से बेटा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद रुक जाता है। करेक्ट आंसर इसका सी होगा, सी पे टिक कर लीजिए। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, देयर इज अ फोर्स, बट कौन सी फोर्स, तो आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं, कौन सी फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सी फोर्स बेटा, फ्रिक्शन फोर्स, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 5 था बेटा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? यहां पर मैं जो चीज गिवन है वो लिख देता हूं। यहां पर बोल रहा है स्टोन जिसका मास 1 kg है, इसको आपने थ्रो किया कितनी वेलोसिटी से। अब देखिए बेटा यहां पर u हमने 0 क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने थ्रो किया है स्टोन को। जब आप थ्रो करते हैं किसी चीज को तो आपको वेलोसिटी देनी पड़ती है, और जब वेलोसिटी देनी पड़ती है तो क्या u 0 हो सकता है, तो आपका आंसर होगा नो सर। इस केस में आपने वेलोसिटी प्रोवाइड करी है, और जब वेलोसिटी प्रोवाइड करी है तो u इस केस में 0 नहीं होगा। कब 0 होगा फिर, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है। जब भी अगर आप एक लाइन पढ़ते हैं an object start from rest then simply you have to write u is equals to 0। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है object thrown with some velocity then it means क्वेश्चन में वो क्या गिवन है, u गिवन है बेटा। समझ में आ रही बात, सिंपल है, समझ में आ गया कंसेप्ट। u कब 0 लेना, कब उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहां पर u की वैल्यू कितनी है बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। देन कह रहा है बेटा आप फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक, एक फ्रोजन सरफेस है लेक के ऊपर, ठीक है, जमा हुआ सरफेस है, उसके ऊपर गया, और वो कुछ टाइम बाद क्या होता है बेटा, रेस्ट पे आ जाता है। ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेक एंड द स्टोन एंड द आइस। तो वो क्या पूछ रहा है बेटा, फोर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, फोर्स। अब सर क्या करें, अब क्या करें सर, फोर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, फोर्स। कैसे निकालेंगे फोर्स, देखिए मास गिवन है, u गिवन है, s गिवन है, फोर्स फाइंड करनी है। तो अगेन सर जब भी कोई चीज पूछता है तो पहले हम यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है सर। अब सर मास गिवन है कितना, 1 kg, बट क्या क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन है क्या, नो सर, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। हाउ कैन यू फाइंड द एक्सेलरेशन, बहुत सिंपल है सर। देखिए 3 इक्वेशन होती है, एक होती है v इक्वल्स टू u प्लस at, क्या इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या इससे हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और एक होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, क्या हम इन तीनों में से
कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं जिससे हम एक्सेलरेशन इजीली फाइंड कर सके? इस क्वेश्चन में कहीं भी टाइम दे रखा है क्या? सर इस क्वेश्चन में हमको टाइम गिवन नहीं है, और टाइम अगर गिवन नहीं है तो पहली दो इक्वेशंस आर आउट। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में क्या आ रहा है बेटा, टाइम आ रहा है, और टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बट वी हैव अ थर्ड इक्वेशन इन विच देयर इज नो टाइम, सो यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन। सो हाउ कैन यू फाइंड इट? देखते हैं। सर देखिए, ये आपने बॉल फेंकी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 40 मीटर, और 40 मीटर के बाद क्वेश्चन में बोला इट स्टॉप्स, और जब वो स्टॉप हो जाता है ऑब्जेक्ट तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है सर? 0 होती है। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो यहां पर v है कितना? 0। u कितना है बेटा? 20। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 40 मीटर। सो यू कैन यूज दिस इक्वेशन एंड इजीली यू कैन गेट द एक्सेलरेशन। तो यहां पर देखिए हमने इक्वेशन यूज करी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। सर v की वैल्यू कितनी? 0। u की वैल्यू कितनी? u की वैल्यू 20। ओके सर, एक्सेलरेशन हमको निकालना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 40। समझ में आ रही बात? तो सर ये हो गया यहाँ पर 0 का स्क्वायर। सर एक्सेलरेशन स्टॉप हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। 2 इंटू 40 कितना हो गया बेटा? 2 इंटू 40 80। माइनस का, माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव में होनी चाहिए। रिटार्ड हो रही है, ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है? स्पीड कम होती जा रही है। तो 0 का स्क्वायर 0, तो 80a इज इक्वल्स टू 400, देन a इज इक्वल्स टू 400 बाई 80, देन a इज इक्वल्स टू 8 5 जा 40। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी आ गई बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आपने एक्सेलरेशन निकाल ली है तो आप क्या निकाल सकते हैं सर? रिटार्डिंग फोर्स निकाल सकते हैं। जो अपोजिंग फोर्स लग रही है उस स्टोन के ऊपर, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास का फॉर्मूला कितना? मास कितना था बेटा? 1, और एक्सेलरेशन कितनी है आपके पास? 5। ठीक है, बट किस में आई है बेटा? वो प्लस में। बट यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, 5 जो न्यूटन लिखेंगे ये रिटार्डिंग फोर्स है। ये ऑब्वियस सी बात है, आपको समझना चाहिए कि रिटार्डिंग फोर्स हमेशा किस में आती है? माइनस में आती है। किस में आती है बेटा? माइनस में आती है। समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे आप माइनस साइन नहीं लगाते, ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है इसलिए मैंने यहाँ माइनस साइन लगा दिया, बट अगर आप यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगाते तो सर ये वैल्यू किस में आती? माइनस में आती। किस में आती बेटा ये वैल्यू? माइनस में। तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन किस में पुट करते? माइनस में। तो फोर्स किस में आता? माइनस में आता। क्लियर? तो आप चाहें तो प्लस में लेके सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप लिख देना दिस इज द रिटार्डिंग फोर्स और दिस इज द अपोजिंग फोर्स, है ना? किस पे लग रही है? वो स्टोन पे लग रही है। इसकी वजह से स्टोन क्या हो गया? कितने टाइम चलने के बाद, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद? 40 मीटर ट्रेवल करने के बाद वो स्टॉप हो गया। स्टॉप हो रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो क्या बताया था हमने? रिटार्डेशन हो रहा है वहां पर। रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन क्या आती है बेटा? नेगेटिव आती है। क्या आती है? नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां पे मैंने ऑलरेडी नेगेटिव साइन ले लिया, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आ रही थी। ठीक है, अगर आप यहां पर नेगेटिव साइन नहीं लेते तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता, तो फोर्स भी किस में आता? नेगेटिव में। अगर ऐसा नहीं भी करते हैं आप, बट लास्ट में लिख देते हैं दिस इज द रिटार्डिंग फोर्स, तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में एक -5 है और एक +5 है, तो यू हैव टू गो विद -5। किस पे जाएंगे आप? -5 पे जाएंगे बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8000 kg इंजन, आपके पास 8000 kg का इंजन है, पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, वो एक 5 वैगन्स को पुल कर रहा है, मतलब 5 डब्बे हैं ट्रेन के डब्बे, जिसको अंग्रेजी में वैगन कह रहे हैं, वो 5 वैगन को पुल कर रहा है, 5 वैगन्स, और हर एक वैगन का मास, ईच मास ऑफ वैगन, है ना, ईच मास ऑफ वैगन कितना दे रखा है बेटा? 2000 kg। देखिए अपनी एनसीईआरटी बुक में क्या दे रखा है? 2000 kg। तो बताइए 5 वैगन का मास कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 5 वैगन का मास 10,000 kg होगा। कितना होगा बेटा? 10,000 kg। क्लियर?
और ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे चल रहा है बेटा। किस पे चल रहा है? हॉरिजॉन्टल ट्रैक। दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ठीक है। सीधा अगर चल रहा है ऑब्जेक्ट तो उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे मूव कर रही है ट्रेन। इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन। इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो कितनी लग रहा है बेटा? 40,000 न्यूटन। और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमको दे रखा है बेटा यहां पर 5,000 न्यूटन। कितना दे रखा है? 5,000 न्यूटन। देन कैलकुलेट, तीन चीज कैलकुलेट करनी है आपको। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कैलकुलेट करनी है आपको। सेकंड कैलकुलेट करना है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। और थर्ड पार्ट देखा है द फोर्स ऑफ वैगन 1, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। और कोई पार्ट है क्या? देख लेते हैं एक बार इसका। फोर्स ऑन वैगन 1 ऑन वैगन 2। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या क्या क्वेश्चन में कह रहा है। सर यहां पर एक ट्रेन है जिसके इंजन 5 डब्बों को लेकर जा रहा है, ठीक। और उस इंजन का मास यहां पर दे रखा है हमको, मास ऑफ इंजन। इंजन का मास कितना दे रखा है बेटा हमको? 8,000 kg। हर एक डब्बे का मास 2,000 kg है, तो यहां पर 5 डब्बे का मास हो गया 10,000 kg। इट मीन्स द मास ऑफ 5 वैगन विच इज इक्वल्स टू 10,000 kg। अब जो इंजन फोर्स लगा रहा है, ये एक इंजन है, इंजन जो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में कितनी लगा रहा है बेटा? 40,000 न्यूटन, ठीक। ध्यान समझना इस चीज को। अब जब जिस ट्रैक पे ये इंजन चल रहा है उसकी वजह से ट्रेन और रेल की वजह से, जिस रेल पे वो मूव कर रहा है, पटरी पे जो मूव कर रहा है, उसकी वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करती है और अपोज करने की वजह से इसकी डायरेक्शन क्या होती है? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये कितनी फोर्स लगा रहा है बेटा? 5,000 न्यूटन। देखिए गिवन है यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कितनी है? 5,000 न्यूटन। तो पहला पार्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होगी? तो सिंपल है सर, 40,000 इस डायरेक्शन में, 5,000 इस डायरेक्शन में। नेट निकालने के लिए क्या बताया था आपको? एफ नेट निकालना है। तो सर एक फोर्स लग रही है, बड़ी वाली फोर्स किधर? 40,000 जो बड़ी वाली फोर्स है, और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है? 5,000 अपोजिट डायरेक्शन में। उसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने पर आपको एक फोर्स मिलेगी और वो कितनी मिल रही है? 35,000 न्यूटन। 35,000 न्यूटन। तो सर इसका मतलब इंजन पर जो नेट फोर्स लग रही है जिसकी वजह से इंजन आगे की तरफ जा पा रहा है, वो फोर्स कितनी है? 35,000 न्यूटन फोर्स की वजह से ट्रेन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे मूव कर रही है। बोलो बात समझ में आ रही है? इतनी क्लियर ये चीज? ओके, तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स पूछा था हमसे, तो हाउ कैन यू फाइंड दैट नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स? इस फोर्स को इस फोर्स में से माइनस करिए। दिस इज द फोर्स विच इज ड्यू टू द इंजन, जो इंजन की वजह से जो फोर्स लग रही है। बट सर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है दो सरफेसेस की वजह से, जो कि 5,000 लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, उनको माइनस किया हमने, नेट फोर्स निकाल लिया। अब हमको निकालना है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। सो हाउ कैन यू फाइंड द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स? सर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और हमको एक्सेलरेशन पूछी है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बोलो? सर F अपॉन m हो जाएगा। सर फोर्स, नेट फोर्स कितनी लग रही है सर? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन पूछी है ना, एक्सेलरेशन पूछी है, क्योंकि एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रही है? जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो इस फोर्स की वजह से होगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे 35,000, ये 40,000 मत पुट कर देना। 40,000 पुट करते ही आपका आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। रीजन, क्योंकि नेट फोर्स आपको चेक करनी है पहले। नेट फोर्स 35,000 न्यूटन है ये। अब सर एक्सेलरेशन निकालने के लिए मास भी चाहिए। मास कितना लेंगे सर? क्या सिर्फ इंजन का मास लेंगे, या फिर इंजन प्लस 5 वैगन का मास लेंगे? जस्ट इमेजिन क्या करने वाले हैं इसमें हम। सर देखिए, जो इंजन है वो अकेला मूव नहीं कर रहा था, मास उसका नहीं होगा। वो कितने डब्बों को लेके जा रहा है? 5 डब्बों को लेके जा रहा है, 5 वैगन्स को लेके जा रहा है। इसका मतलब सर जो टोटल मास होगा इंजन प्लस 5 वैगन का, वो मास यहां पर हम पुट करने वाले हैं। तो व्हाट इज द मास ऑफ इंजन?
8000, कितना मास है बेटा 8000। समझ में आ रही बात? सर 5 डब्बे 5 वैगन का मास कितना है 10,000, कितना है बेटा 10,000। तो 10,000 प्लस 8,000 कितना आ गया 18,000 kg। तो सर हम मास क्या पुट करने वाले हैं यहाँ पर 18,000 kg। अब सर 18 को 35,000 से डिवाइड करिए, ये वैल्यू अप्रोक्स 1.9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार 1.9 आ रहा है क्या? यस बेटा, ठीक है। तो ये हमने 1.9 वैल्यू हमने फाइंड कर ली बेटा। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। आपको 1 पर फोर्स निकालनी है, वैगन 1 पर फोर्स निकालनी है। किसकी वजह से बेटा, किसकी वजह से? वैगन 2 की वजह से। समझ में आ रही बात? आपको 1 पर फोर्स निकालनी है, किसकी वजह से? वैगन 2 की वजह से। सर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक और बताइए, वैगन 1 जो है वैगन 2 की वजह से फोर्स निकालनी है, क्या वैगन 2 अकेला है? क्या वैगन 2 अकेला है? नो सर, वैगन 2 से 3 वैगन और कनेक्टेड है। तो सर कितने वैगन लेंगे बेटा यहाँ पर हम? 4। कितने डब्बे लेंगे? 4। तो 4 डब्बे का मास कितना हो जाएगा सर? 8,000। सर जो नेट एक्सेलरेशन आई थी वो कितनी आई थी? 1.9 आई थी। कितनी आई थी बेटा? 1.9। तो 8,000 को हम 1.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको 1.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 इंटू 1.9, ऑलमोस्ट अगर 2 लेके चलें तो अराउंड 16,000 आएगा। बट 16,000 नहीं आएगा प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर कितना है 1.9। तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। 8,000 को हमें 1.9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 8 जा 8 8 64 64 और 8 72। तो ये आ गया 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 8 जा 8। तो ये आ जाएगा 0 0 0 2 और ये 8 और 7 15 1। तो ये आ जाएगा हमारा बेटा 15,200। कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट 15,200। कितना? 15,200। इतनी न्यूटन की फोर्स यहाँ पर लगने वाली है बेटा। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। अगर यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, अगर यहाँ पर वैगन 1 और वैगन 2 की बात करें, सिर्फ वैगन 1 पर अगर आप फोर्स निकाल रहे हैं, वैगन 1 पे तब ये यूज़ करेंगे बेटा। लेकिन अगर बोलता है टोटल वैगन की वजह से कितनी फोर्स हो सकती, तो आप यहाँ पे क्या लेते बेटा 10,000। बट क्वेश्चन में गिवन है वैगन 1 पे फोर्स निकालिए, किसकी वजह से? पीछे कौन सा वैगन? वैगन नंबर 2। बट वैगन 2 किससे कनेक्टेड है? ऑलरेडी 3 वैगन से कनेक्टेड है। तो इसलिए हमने यहाँ पर टोटल कितने वैगन लिए बेटा? 4 वैगन लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास कितना है बेटा? दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। उसका मास है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है 1500 kg। कितना गिवन है? 1500 kg। What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration? हमको क्या गिवन है? नेगेटिव एक्सेलरेशन गिवन है कितनी? 1.7 मीटर। नेगेटिव बोल रहा है तो क्या लगाएंगे बेटा यहाँ पर? नेगेटिव लगाएंगे। तो सिंपल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सर मास हमको है 1500, एक्सेलरेशन है 1.7 किसका? माइनस का। तो ये आंसर आ जाएगा 2550 न्यूटन। चेक कर लेते हैं एक बार। यस 2550, बट किसका बेटा? माइनस का। तो ये बहुत सिंपल था, सिंपली फोर्स पूछ रहा था वो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना गिवन था? 1500। एक्सेलरेशन नेगेटिव में गिवन था। नेगेटिव में क्या गिवन था? अगेन सर क्वेश्चन में बोल रहा था व्हीकल स्टॉप हो रहा है, और जब व्हीकल स्टॉप होता है रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन में हम एक्सेलरेशन नेगेटिव में लिखते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करता, अगर वो बोलता है व्हीकल स्टॉप हो रहा है इस एक्सेलरेशन से, तब भी आपको यहां पर क्या साइन यूज करना था? बोलो, नेगेटिव साइन यूज
करना था। क्लियर? तो f की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -2550। इसलिए मैंने पहले वाले क्वेश्चन में, याद हो आपको, तो एस्लेशन की वैल्यू किस में लिखी थी? माइनस में लिखी थी। समझ में आ रही बात? क्लियर? बट वहाँ पर एस्लेशन फाइंड करना था, इस वजह से वहाँ पर आप नहीं भी लिखते तो एस्लेशन किस में आ जाता है आपका? नेगेटिव में आ जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड मूविंग विद वेलोसिटी v। अगर आपको मोमेंटम का फॉर्मूला अभी याद नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपको चैप्टर अभी रिवाइज अच्छे से नहीं हुआ है। बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है मोमेंटम का। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द मोमेंटम। क्या मिलने वाला है आपको? मोमेंटम। इसमें 2-3 ऑप्शन और देखेंगे आप, तो उनको आप इनकरेक्ट कर देना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट करना? मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला, डी वाला। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक? क्योंकि फॉर्मूला होता है मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी। ओके, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, आपके पास एक वुडन की कैबिनेट है आपके पास, जिसपे आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन की, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, आपके पास एक वुडन की एक कैबिनेट है। कैबिनेट मतलब जिसमें आप कुछ भी सामान रख रहे हैं बेसिकली आप अपना। ठीक है? इसको आप एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में। किसके साथ में बेटा? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में इसको आप क्या करा रहे हैं बेटा? मूव करा रहे हैं। और इस पे जो आप फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो कितनी फोर्स लगा रहे हैं? 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर इसको आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या लगने वाली है इस पे अपोजिट डायरेक्शन में? सर, whenever the object moves on the surface of another object, there is a relative motion. Due to this relative motion, the friction force comes into play, and this friction force oppose the motion. करता है बेटा अपोज। ठीक है? तो यहाँ पे आप कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको मूव करा रहे हैं 200 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करके। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में सर क्या लगने वाला है? बोलो सर। इसके डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगने वाली है। बात समझ में आ रही है? क्या लगने वाली है? अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स। और यही क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है बेटा? आपसे पूछ रहा है कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी। सो यू हैव टू फाइंड दिस फ्रिक्शन फोर्स। हाउ कैन यू फाइंड इट? सर, एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, उसकी वजह से जब ये मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो एक अपोजिट फोर्स लग रही है। ठीक है? इसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? कैसे फाइंड करेंगे? सर देखिए, इस फोर्स को मान लीजिए आप F, और जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको मान लीजिए आप स्मॉल f। अब मैं आपसे बोलता हूं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में। अभी आपने ट्रेन वाले केस में क्या किया था? 40,000 में से क्या माइनस किया था? 5,000 माइनस किया था, तो आपको एक नेट फोर्स मिली थी। क्या मिली थी बेटा? तो अगर मैं बोलूं कि इस केस में नेट फोर्स बताइए, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे आप बताइए? इस केस में नेट फोर्स कैसे निकालेंगे आप? सर, नेट फोर्स निकालने के लिए देखो सिंपल, कैपिटल F में से स्मॉल f माइनस कर दो। सर, इस वाली फोर्स को कि अभी हमको पता नहीं कि ये ज्यादा या कम है, तो इसमें से हमने क्या किया? इसको फोर्स को माइनस किया। तो इसके लिए जो नेट फोर्स लग रही होगी वो हमको मालूम पड़ जाएगा। अगर आपने F में से स्मॉल f माइनस किया, अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शन फोर्स माइनस किया, तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट फोर्स। और नेट फोर्स किसके इक्वल होनी चाहिए सर? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स F माइनस एफ विच इज इक्वल्स टू ma। बोलो, ये स्टेटमेंट समझ में आई? सर, नेट फोर्स निकालने के लिए तो क्या किया हमने? F में से F को माइनस किया, कैपिटल F में से स्मॉल f को माइनस किया, अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शन फोर्स को माइनस किया, और ये माइनस करके हमने किसके इक्वल रख दिया? फोर्स के फॉर्मूले के इक्वल। वो होता है m इंटू ए। क्या होता है बेटा? m इंटू ए। अब मैं आपसे बोलता हूं, एक्सेलरेशन बताइए इस ऑब्जेक्ट का। देखिए, यहां पे एक क्वेश्चन में ही एक्चुअली आंसर छुपा होता है। अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको काफी सारी चीजें तो वहीं सॉल्व हो जाएंगी। जैसे ही अगर आपने देखा कि एक वर्ड मिला कांस्टेंट वेलोसिटी,
तो आपको मालूम पड़ गया सर इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि सर इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देयर इज नो एक्सेलरेशन बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज, इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देन इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0। तो यहां पे a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a की वैल्यू कितनी आ गई 0, m इंटू 0 0 हो गया, तो f माइनस एफ इज इक्वल्स टू 0, देन f इज इक्वल्स टू f, ये माइनस f इधर चला गया, f किसके इक्वल आ गया, f के इक्वल, इस f की वैल्यू कितनी है 200 न्यूटन, तो ये 200 न्यूटन किसके इक्वल आ गया, स्मॉल f के इक्वल आ गया। तो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स सर 200 न्यूटन। तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जो आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे होंगे वही क्या होगी, आपकी फ्रिक्शन फोर्स होगी। यहाँ पे प्रूफ हो गया। देखिए स्मॉल f की वैल्यू कितनी आ रही है 200 न्यूटन। बोलो क्वेश्चन समझ में आया अच्छी तरह, कोई डाउट इसके अंदर, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, सो देयर इज अ टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1 kg, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, m1 की वैल्यू मान लीजिए 1.5 kg, m2 की वैल्यू भी कितनी है बेटा 1.5 kg। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, वैल्यूज लिखते जाइए। आर मूविंग इन अ सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक लाइन में तो मूव कर रहे हैं बट दोनों कैसे मूव कर रहे हैं बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपसे बोलता हूं इस m2 की वेलोसिटी क्या होगी, चलिए बताइए। क्वेश्चन में ही मैंने बोला आंसर छुपा होता है, सारी चीजें वहीं मिलती हैं क्वेश्चन में ही। अगर इस ऑब्जेक्ट का जो मास है 1.5 kg और वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, बट जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इसके रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो सर हम इसकी जो वेलोसिटी लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं बेटा, बोलो फटाफट। सर इसकी वेलोसिटी हम -2.5 मीटर पर सेकेंड लेने वाले हैं। क्यों बेटा, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कैसी है, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हमने यहां पर वेलोसिटी क्या ली है, माइनस का 2.5। समझ में आ रही बात, जस्ट बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन वी हैव टू टेक दिस वैल्यू नेगेटिव। ओके, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द collision, during which they stick together, what will be the velocity of a combined object after collision। वो बोल रहा है combined object की velocity क्या होगी। तो देखिए यहां पर क्या लगने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लगने वाला है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें एक चीज और बता देता हूं बेटा आपको, अगर ऑब्जेक्ट टकरा करके वापस उसी डायरेक्शन में लौट के आता है तब भी वैल्यू हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। ऑब्जेक्ट टकरा करके उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है तो सर हम क्या लेते हैं, उसकी वैल्यू माइनस में लेते हैं। तो पहले तो यहां पर मैं बात करता हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, याद करो, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक, क्या ली बेटा, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है बेटा, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है टकराने से पहले, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम, कलीजन, मोमेंटम बिफोर कलीजन एंड मोमेंटम आफ्टर कलीजन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा मोमेंटम। अगर यू हमने वर्ड यूज किया था, ये बिफोर की बात करेंगे, तो ये हो गया हमारा बिफोर कलीजन, और ये मोमेंटम हो जाएगा हमारा आफ्टर कलीजन। मोमेंटम कौन सा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कलीजन। बोलो बात समझ में आ रही है इतनी।
अब सर इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया था, मैं बता देता हूं आपके लिए, बिफोर द कलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टूगेदर, दे स्टिक टूगेदर, जब ये दोनों आपस में स्टिक हो गए, स्टिक होने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी। सपोज करो एक बॉल ऐसे आ रही है, एक बॉल ऐसे आ रही है, दोनों में कलिजन हुआ और कलिजन होने के बाद दोनों ये आपस में स्टिक हो गए और दोनों फिर ये एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कर रहे हैं, बात चल रही है, ठीक है बेटा। दे बोथ आर स्टिक टुगेदर एंड यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ कंबाइंड बॉल्स, ठीक है, दोनों जब ऑब्जेक्ट कंबाइंड हो गए तब इनकी वेलोसिटी टकराने के बाद क्या होने वाली, ये क्वेश्चन में वो पूछ रहा है। अब मैं आपसे बोलता हूं सर m1 की वैल्यू क्या थी, तो आप बोलेंगे सर m1 की वैल्यू 1.5 थी। सर u1 की वैल्यू कितनी थी, तो आप बोलेंगे सर 2.5 थी, ठीक, समझ में आ रही है इतनी बात। तो ये हो गया m1 u1। अभी मैं पुट कर रहा हूँ m1 u1। सर m2 की वैल्यू कितनी थी, तो आप बोलेंगे सर ये भी 1.5 थी। बट सर u2, इसको एक काम करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको आप u1 लिख लीजिए क्योंकि टकराने से पहले की वैल्यूज दे रखी थी हमको, ठीक है। तो u1 की u2 की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 2.5 क्यों यूज किया, सर अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5 सर किसके इक्वल, ये अभी हमने ये वाली इक्वेशन यूज करी है, टोटल मोमेंटम निकाला हमने बिफोर कलिजन, टकराने से पहले ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, 2.5 से, बट यहां प्लस और यहां माइनस क्यों, सर ये इस डायरेक्शन में और ये इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अभी किसके इक्वल सर ये, सर m1 v1 प्लस m2 v2। देखो बेटा, जब ऑब्जेक्ट स्टिक हो जाता है तो दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी क्या, अब दोनों एक साथ चिपक गए और चिपकने के बाद एक साथ मूव कर रहे हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, दोनों बॉल की वेलोसिटी कैसी होंगी, सेम होंगी, बिकॉज दे आर स्टिक टुगेदर। जब ये दोनों एक साथ मूव करेंगे तो दोनों की अलग अलग वेलोसिटी नहीं होगी, दोनों की एक कंबाइंड वेलोसिटी मिलेगी आपको। तो इसलिए यहां पर आप m1 v1 प्लस m2 v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2। v क्या आ गया बेटा यहाँ पर कॉमन, तो क्या बचा, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे सर मैंने v और v क्यों लिखा, यहाँ पे v1 v2 क्यों लिखा, क्योंकि अगर अलग अलग चलते तो अलग अलग वेलोसिटी होती, बट एक साथ चल रहे हैं तो वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो v किसके इक्वल आ गया, m1 प्लस m2, v कॉमन ले लिया, ये बचा हमारे पास, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर चुका हूं। अब यहाँ पे पुट करना है v 1.5 और 1.5 दोनों बॉल्स का मास ऐड कर दिया, ठीक है। तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया, ये 3, तो ये आ गया 3v। अब एक बार बताइए, 1.5 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर आप ऐड करेंगे 1.5 इंटू 2.5, तो ये वैल्यू किस में आ रही है, सर दोनों का मल्टीप्लाई सेम होगा, दोनों टर्म सेम है, बट ये वैल्यू प्लस की होगी और ये वैल्यू माइनस की होगी। तो प्लस और माइनस ये दोनों अगर सेम वैल्यू होंगी तो ये मिलके क्या बना देंगे बेटा, 0 बना देंगे। क्यों सर, ये वैल्यू प्लस में और ये वैल्यू माइनस में। तो सर 3v किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, और v किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 0/3। v किसके इक्वल आ जाएगा, 0/3 और 0 समथिंग अपॉन 0, सॉरी 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 होता है, ध्यान रखना इस चीज को। तो 0/3 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 हो गई। इसका मतलब ये दोनों बॉल क्या हो गई होंगी, टकराने के बाद रेस्ट पे आ गई होंगी बेटा, ठीक है। तो आप आंसर आपका जो आएगा वो 0 आएगा। क्या आएगा बेटा आपका आंसर, 0। बोलो बात समझ में आ रही है इतनी क्लियर, इसका कोई डाउट इसके अंदर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है सर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। इसको आप m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। टकराने के बाद दोनों स्टिक होगा, जब दोनों स्टिक हो गए तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर, सेम हो जाएगी। दोनों की वेलोसिटी अगर सेम हो जाएगी तो v कॉमन आ जाएगा। v अगर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, v m1 प्लस m2 विच इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। इसके बाद क्या करेंगे सर, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। बट इस पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है बेटा, अगर ये ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये कंडीशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी लेंगे, क्या लेंगे बेटा, माइनस लेंगे। क्लियर, आगे बढ़ें, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। सही बात है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तब वी हैव ए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिलेगी, जिसको हम रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, it will probably not move. Our student justify this by answering the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on the logic and explain why the truck do not move. तो अगर आपके पास एक मैसिव ट्रक है, क्या है बेटा, मैसिव मतलब बहुत बड़ा ट्रक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक स्टूडेंट ने कंसेप्ट दिया कि जो फोर्स आप लगा रहे हैं उतनी फोर्स ट्रक ने लगाई, जिसकी वजह से नेट फोर्स जीरो हो गई। जो फोर्स आप लगा रहे हैं इस ट्रक को पार करने के लिए, ठीक है, तो उतनी फोर्स ट्रक ने लगाई अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से नेट फोर्स क्या गई जीरो। तो क्या ये लॉजिक जो स्टूडेंट ने दिया, क्या ये सही है, येस है या नो, इट इज दिस लॉजिक इज करेक्ट और नॉट? तो बताइए क्या होना चाहिए आंसर। जितनी फोर्स ट्रक पे आप लगा रहे हैं, आप उसने बोला कि उतनी फोर्स ट्रक ने पर्सन पे लगाया, जो भी स्टूडेंट है जो भी फोर्स लगा रहा है, दोनों की फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो गई, तो नेट फोर्स जीरो हो गई। इस केस में क्या होना चाहिए बताइए, जीरो होना चाहिए क्या? क्या ये कंसेप्ट सही है क्या? तो इसका आंसर है दिस कंसेप्ट इज लॉजिकली इनकरेक्ट। क्यों लॉजिकली इनकरेक्ट है बता देता हूं मैं आपको। दिस कंसेप्ट इज लॉजिकली इनकरेक्ट। व्हाई इट इज इनकरेक्ट? ये इनकरेक्ट क्यों है? तो आपको इसका सिंपल सा रीजन देना है। सर जो मैसिव ट्रक है उसका इनर्शिया, क्या वर्ड यूज करेंगे, इनर्शिया बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है, ड्यू टू लार्ज मास, ड्यू टू लार्ज मास होने की वजह से इसका इनर्शिया क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अगर इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा तो इसको मूव कराने के लिए या क्वेश्चन में बोला है पार्क करने के लिए आपको फोर्स भी बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। फोर्स ज्यादा क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि सर ये अपोज बहुत ज्यादा कर रहा है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए। जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। रीजन सर इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। इनर्शिया क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि एक वर्ड यूज किया है मैसिव ट्रक, उसका मास बहुत ज्यादा है। जिस ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो रजिस्ट भी अपोज भी अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा करता है। सो दिस इज द लॉजिक कंडीशन कि क्यों उसको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्यों वो ट्रक को पार्क नहीं कर पाएगा जो स्टूडेंट फोर्स लगा रहा है। समझ में आ रही बात? तो सिंपली यू हैव टू एक्सप्लेन बाय this concept due to the inertia and why the inertia is very large because of its mass. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको इसके अंदर, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर कैंसिल आउट। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर कैंसिल आउट। तो इसका आंसर ये है, जब दो बॉडीज़ पर ये फोर्स लगती है, यहाँ पर दो बॉडीज कौन सी, एक जो फोर्स लगा रहा है, एक जिस पे फोर्स लग रही है। तो कितनी बॉडी हो गई बेटा? दो बॉडी हो गई। एक जिस पे फोर्स लगा रहा है जो ऑब्जेक्ट, और दूसरा जिस पे वो फोर्स लग रही है। तो ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपस में कैंसिल आउट नहीं होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब भी आप दो ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते थे वो कैंसिल आउट नहीं होती हैं। तो फिर सर कैंसिल आउट कौन कर रहा होगा? जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं। एक रीजन तो ये हो गया, जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में सर ट्रक के टायर और रोड की वजह से कौन सी फोर्स लगेगी बोलो? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सी फोर्स लगेगी? फ्रिक्शन फोर्स। इस वजह से वो कैंसिल आउट होगी बेटा। एक आपने जो फोर्स लगाई इस डायरेक्शन को मूव कराने के लिए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगेगी?
फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। इस वजह से ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगी और ट्रक मूव नहीं हो पाएगा, ट्रक मूव नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर आप ये भी दे सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगी ट्रक के टायर और रोड की वजह से। जो भी आप अप्लाइड फोर्स लगाएंगे ये फ्रिक्शन फोर्स उसको एनकाउंटर कर देगी, जिसकी वजह से ये ट्रक मूव नहीं हो पाएगा। ये रीजन भी आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, आपके पास एक हॉकी की बॉल है जिसका मास कितना है बेटा 200 किलोग्राम, ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग कितनी दे रखी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इसको क्या किया, एक बॉल को हमने हॉकी स्टिक से स्टक किया और जिस रास्ते से वो आ रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चली गई, ठीक है। जिस रास्ते से आ रही थी इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पाथ, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ पे क्या हो गई रिटर्न। बट पहले वेलोसिटी कितनी थी बेटा, जब ये इस डायरेक्शन में चल रही थी बॉल तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड। बट जब ये अपने पाथ पर वापस लौट के आ रही है तब वेलोसिटी कितनी रखी क्वेश्चन में 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, चेंज इन मोमेंटम पूछा है। क्या पूछा है बेटा, चेंज इन मोमेंटम। कैसे निकालेंगे बेटा चेंज इन मोमेंटम? सर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी, बट चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम में से क्या माइनस करना होता है, बोलो इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में से सर इनिशियल मोमेंटम को माइनस करना होता है। चेक कर लेते हैं, प्रॉपर वीडियो चल रही है नहीं, ओके प्रॉपर वीडियो चल रही है। तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करना होता है। फाइनल मोमेंटम क्या होता है बेटा एम वी, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है एम यू, ठीक है। क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, m कॉमन देखने को मिल रहा है, क्या बचेगा v माइनस यू। सर m की वैल्यू कितनी थी 200 kg ग्राम। सर m की वैल्यू 200 ग्राम थी, कितनी थी बेटा 200 ग्राम। यहाँ किलोग्राम से हटा करके ग्राम लिख दीजिए, तो 200 ग्राम। अब सर देखिए मास जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेल्टा p। व्हाट इज दिस डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम। सर मास ग्राम में लेंगे क्या, नो सर, मास की जो यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट या ऐसा यूनिट वो किलोग्राम होती है, ठीक है। मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बेटा डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना होता है तो मल्टीप्लाई करते, और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करते, ठीक है। इनटू, तो हमने m की वैल्यू कितनी रखी 200 अपॉन, यहाँ g हटा दीजिए, यूनिट मत लिखिए यहाँ पर, तो 200 अपॉन 1000 क्यों लिखा सर, ये ग्राम में दे रखा था, हमें किस में चाहिए किलोग्राम में, ठीक है। सर v की वैल्यू कितनी है, फाइनल वेलोसिटी, टकराने के बाद वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है सर 5 मीटर पर सेकंड से, बट जिस डायरेक्शन में वो चल रही थी उसके अपोजिट अगर चल रही है तो सर क्या आएगा -5 आएगा। फिर सर माइनस का साइन लगा हुआ है। सर u की वैल्यू कितनी है 10 है सर, कितनी है 10। अगर आपने यहां पर -5 नहीं लगाया डेफिनेटली योर आंसर विल बी रॉन्ग। अब इसको कैसे करेक्ट करना है सर माइनस साइन लगाएंगे हमारा आंसर सही आ जाएगा। रीजन सर माइनस साइन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। सर इसके रेस्पेक्ट में ये अपोजिट डायरेक्शन में गई थी, इसलिए यहां पर माइनस साइन। पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही चीज यूज करी थी। कितना आ जाएगा सर, ये 0.2 आ जाएगा सर। -5 और -10 कितना हो जाएगा, माइनस का 50। सर 0.02 इंटू माइनस का 15 कितना आ जाएगा बेटा 3 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है 3 kg मीटर। अब आप आंसर जब चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको पीछे माइनस साइन लगा हुआ नजर नहीं आएगा, बट माइनस साइन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस साइन क्या बता रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में जो मोमेंटम में जो चेंज आया वो अपोजिट डायरेक्शन में आया, इसलिए जो मोमेंटम में जो चेंज आएगा बेटा वो माइनस साइन भी आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है।
तो 0.2 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 3, और यूनिट क्या होती है मोमेंटम की kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, चेंज इन मोमेंटम पूछा था। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, mv माइनस mu, m कॉमन आ गया, v माइनस u, v की वैल्यू -5, u की वैल्यू -10, सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया -3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत सिंपल है, इजीली आप कर सकते हैं, ट्राई करिएगा। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, यहां पर हमको मास कितना गिवन है सर 10 ग्राम। ग्राम को फटाफट चेंज कर लीजिए किलोग्राम में, सर 0.01 kg आएगा। कैसे चेंज करते हैं सर, डिवाइड बाय 1000। हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। सर कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये 150 मीटर पर सेकेंड से। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड में ये क्या हो गया सर, स्टॉप हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है सर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। अभी मैं पूरा एग्जांपल लेके समझाऊंगा, पूरी कंडीशन समझाऊंगा। डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा एक तो वो आपसे, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दो चीजें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, दो चीजें पूछ रहा है। देखिए आपने क्या बोला क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में देखा था, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है। ठीक, एक स्टेशनरी क्या है बेटा, वुडन ब्लॉक। ठीक, ये एक बुलेट आई यहां से, ये बुलेट यहां पे आपने स्ट्राइक करवाई, एंटर करवाई। ठीक है, जब ये बुलेट इसके अंदर पेनिट्रेट हुई, जब इसके अंदर गई, ठीक है, ये बुलेट किस स्पीड चल रही थी बेटा 150 मीटर पर सेकेंड से। ये इस वुडन ब्लॉक के अंदर चली गई। जब ये वुडन ब्लॉक के अंदर गई तो t इक्वल्स टू 0.03 सेकेंड में ये जो बुलेट है वो क्या हो गई बेटा, स्टॉप हो गई। 0.03 सेकेंड में ये बुलेट इसके अंदर जाने के बाद क्या हो गई बेटा, स्टॉप हो गई। तो कह रहा है कि इस वुडन ब्लॉक के अंदर इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितने टाइम में 0.03 सेकेंड टाइम में। अब डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर ली, वो आपने फाइंड कर लिया, तो फिर बताइए फोर्स कितनी लगी, इस ब्लॉक ने इस बुलेट पर कितनी फोर्स लगाई इसको अपोज करने के लिए। जब ये बुलेट आई इस ब्लॉक के अंदर तो ब्लॉक क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। जब ब्लॉक उसको अपोज करेगा तो उसकी फोर्स कितनी थी, ये दो चीजें वो पूछ रहा है। सर डिस्प्लेसमेंट निकालना या डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस होता है क्या ut प्लस हाफ at², है ना। सर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर मैं u हमको गिवन है सर 150 मीटर पर सेकेंड, टाइम भी गिवन है सर हमको 0.3 सेकेंड। हमको सर एक्सेलरेशन नहीं मालूम है, बट हम सर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बोलिए सर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस u अपॉन t। सर देखिए जब ये वुडन ब्लॉक इसके अंदर गई तो किस स्पीड से गई 150 मीटर पर सेकेंड से। कुछ टाइम बाद वुडन ब्लॉक के अंदर बुलेट की स्पीड क्या हो गई सर, स्टॉप होने के बाद 0 गई। तो सर फाइनल वेलोसिटी क्या पुट करेंगे 0, u की वैल्यू क्या पुट करेंगे 150। सर 0.03 टाइम में सेकंड में क्या हो गई, ये बुलेट स्टॉप हो गई। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट आया, 2 0 लगाए तो ये आ जाएगा माइनस का 5000 न्यूटन। सर हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई 5000 न्यूटन आ गई। कितनी आ गई बेटा एक्सेलरेशन 5000 न्यूटन आ गई। बोलो बात समझ में आ रही है इतनी, बोलिए क्लियर है। ओके सर 5000 न्यूटन हमारी एक्सेलरेशन आ गई है। अब इस एक्सेलरेशन को सर क्या हम यहाँ पुट कर सकते हैं, यस सर पुट कर सकते हैं। तो बताइए कितना आएगा सर, ये आएगा u 150 है, टाइम की वैल्यू 0.03 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 5000 है सर, ठीक है। और टाइम कितना है बेटा, टाइम कितना है हमारे पास 0.03 का स्क्वायर। इस सारी वैल्यू को सॉल्व करना है। 150 इंटू 0.03 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है -5000 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है 0.03 का स्क्वायर। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे आप तो ये वैल्यू 2.25 मीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा बोलो 2.25 मीटर ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये बुलेट वुडन ब्लॉक के अंदर 2.25 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, सिंपल है।
सर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा के हमने डिस्टेंस निकाल ली, बट क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं था तो हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया, एक्सेलरेशन निकाला। अब हमारे पास डिस्टेंस आ चुकी है, एक्सेलरेशन भी आ चुकी है। सेकंड पार्ट में वो फोर्स पूछा था, तो सर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सर मास कितनी है, मास कितना दे रखा है हमारे पास 0.01। सर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 5000 से। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट माइनस का 50 न्यूटन आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, माइनस 50 न्यूटन। ठीक है, 2 डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो हटा देंगे यहाँ पर, कितना बच जाएगा 50 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स कितनी आ जाएगी, माइनस का 50 न्यूटन। बोलो बात समझ में आ रही है इतनी, कोई डाउट इसके अंदर, इस क्वेश्चन को कोई दिक्कत। सर एक्सेलरेशन निकाला हमने, डिस्टेंस निकाला और फिर फोर्स निकाला। 2 चीज़ पूछा था, फोर्स निकालने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए थी, डिस्टेंस निकालने के लिए भी एक्सेलरेशन चाहिए थी। तो सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला, इसको यूज करके हमने दोनों इक्वेशन में पुट किया, दोनों आंसर आ गए। सिंपली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे ये, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, अ बुलेट सॉरी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। ऑब्जेक्ट का मास कितना है बेटा, m1 की वैल्यू कितनी है 1 kg। ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो u1 की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद अ स्टिक टू अ स्टेशनरी ब्लॉक, स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास। ये किससे कोलाइड हुआ, एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से जिसका मास कितना था 5 kg। और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब क्या होता है सर, जहां पर ऑब्जेक्ट किस पर होता है, रेस्ट पे होता है। तो u2 की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, 0 दे रखी है। फिर कहता है ये कोई ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट हमने बॉल मान ली और ये हमने वुडन ब्लॉक मान लिया। ये ब्लॉक, बॉल इस ब्लॉक से क्या हुई, कोलाइड हुई, और फिर ये दोनों बॉल और ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं बेटा, एक साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। किसमें, जिस लाइन में वो चल रहे थे उसी लाइन में मूव कर रहे हैं। तो पहला पार्ट कह रहा है कैलकुलेट टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो आपको मोमेंटम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द इम्पैक्ट, बिफोर एंड आफ्टर द इम्पैक्ट। समझ में आ रही है बात। ओके, सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। हमें वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी। कैसे करेंगे देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सिर्फ क्या अप्लाई करिए, अप्लाई क्या करना है बेटा, क्या अप्लाई करिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या अप्लाई करना है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कैसे अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन क्या होती है। तो मैं आपसे बोलता हूं टोटल मोमेंटम बताइए, टोटल मोमेंटम बताइए बिफोर कलीजन। बताइए क्या होगी, फटाफट बताइए, टोटल मोमेंटम बिफोर कलीजन क्या होगा। सही होगा m1 u1 प्लस m2 u2। ये कौन सा मोमेंटम है सर, ये टोटल मोमेंटम है बिफोर कलीजन। टकराने, बॉल और वुडन ब्लॉक के टकराने से पहले इन दोनों का मोमेंटम कैसे निकालेंगे, टोटल मोमेंटम कैसे निकालेंगे सर, m1 u1 को m2 u2 से मल्टीप्लाई करके। सर m1 की वैल्यू कितनी है 1, सर u1 की वैल्यू कितनी है 10, m2 की वैल्यू कितनी है 5, सर u2 की वैल्यू 0। क्यों, स्टेशनरी वर्ड यूज किया था, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे ये वुडन ब्लॉक, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, इसलिए यहाँ पे आ गया बेटा 0। तो 1 इंटू 10 10, 5 इंटू 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अ मोमेंटम जस्ट बिफोर द कलीजन, जस्ट बिफोर द कलीजन। टकराने से पहले मोमेंटम कितना है 10 kg मीटर पर सेकेंड। और सर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यही कहता है कि जो मोमेंटम टकराने से पहले होगा वही मोमेंटम टकराने के बाद होगा। सो दिस मोमेंटम इज इक्वल्स टू आफ्टर कलीजन। तो यहां पर लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मोमेंटम या टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कलीजन। तो इसका आंसर भी क्या आएगा
टकराने से पहले का जो मोमेंटम है वो टकराने के बाद अलग नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो मोमेंटम टकराने से पहले है वही मोमेंटम टकराने के बाद होगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कलिजन। बोलो समझ में आ रही बात? ओके सर, पहला पार्ट सॉल्व हो गया हमारा। मोमेंटम पूछा था ना हमने, दोनों मोमेंटम निकाल लिए, एक को निकाल के दूसरे को उसके इक्वल बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वो नेक्स्ट पार्ट कह रहा है यू हैव टू ऑल्सो फाइंड द कंबाइंड वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे सर? टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी क्या बताई थी मैंने आपको, ये बोला क्वेश्चन में, दे आर मूव कंबाइंड टुगेदर। अगर ये वर्ड यूज किया है कंबाइंड टुगेदर, तो क्या दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है? क्या दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं? जब एक साथ मूव कर रहे हैं दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। ट्रेन के अंदर आप मूव कर रहे हैं तो ट्रेन की वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी अलग होगी क्या? या एक आप कार्ट पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, कार्ट पे मूव कर रहे हैं, किसी चीज पे मूव कर रहे हैं, तो जो आपकी वेलोसिटी होगी वही कार्ट की वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो किसके इक्वल? m1v1 m1v प्लस m2v। सर बिफोर मोमेंटम बिफोर कलिजन मोमेंटम कितना आया था? 10 आया था। और ये मोमेंटम जो बिफोर कलिजन वाला है वो किसके इक्वल होगा? आफ्टर कलिजन के इक्वल होगा। आफ्टर कलिजन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? m1v प्लस m2v। सर v क्या आ रहा है यहाँ पर? कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? m1 प्लस m2 किसके इक्वल? 10 के इक्वल। सर m1 की वैल्यू कितनी है? सर m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 5, किसके इक्वल? सर ये आ गया 6, v इज इक्वल्स टू 10। तो v किसके इक्वल सर? 10/6 के इक्वल। तो ये हमारे पास, तो ये आ गया अपने पास 5/3, 2 5 × 10, 2 3 × 6, तो ये आ गया हमारे पास 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी, कंबाइंड वेलोसिटी कितनी आ गई? 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके भी सॉल्व कर लेना, चेक कर लेना। तो इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया बेटा? मोमेंटम की हेल्प से हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली। ठीक है, तो एक बार मैं फटाफट रिकॉल करता हूँ क्वेश्चन को। सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया आपने, पहले आपने बिफोर कलिजन के लिए मोमेंटम निकाला, जो मोमेंटम बिफोर कलिजन के लिए आया वही मोमेंटम आफ्टर के लिए होगा। इस वजह से हमने मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट एंड आफ्टर द इंपैक्ट हमने दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। सेकंड पार्ट में वेलोसिटी पूछी थी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमने दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या रखा? सेम, क्योंकि कंबाइंड वेलोसिटी बात कर रहा था वो। तो v हमने निकालना था, तो m1 प्लस m2 लिखा इक्वल्स टू 10, 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 10, देन 6v इक्वल्स टू 10 विच इज इक्वल्स टू 5/3। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है? ओके, कोई अगर डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका एक एक डाउट सॉल्व होगा। ओके, नो इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं अब हम 16, 15 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है बेटा? 10 kg। ठीक है, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड से इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेट हुआ है, एक्सेलरेट हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो 5 से 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो गई। कितने टाइम में सर? 6 सेकेंड में। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है ये। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दो चीजें पूछ रहा है यहाँ पर। इनिशियल मोमेंटम पूछ रहा है, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PI पूछ रहा है, और PF, PI मतलब इनिशियल, PF मतलब फाइनल। ठीक है, और सेकंड पार्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में फोर्स। तो ये चीज़ें पूछ रहा है। अगर ये क्वेश्चन भी नहीं हो पाता है तो इसका मतलब थोड़ा सा आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर पढ़ाई थोड़ी बहुत भी करेंगे तो ये क्वेश्चन होना चाहिए। सर इनिशियल मोमेंटम सर क्या होगा? m इंटू यू। सर फाइनल मोमेंटम m इंटू वी। सर इनिशियल मोमेंटम कितना जाएगा बोलो? m कितना है? 10। सर u कितना है? 5। तो कितना आ गया? 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सर फाइनल मोमेंटम मास कितना है सर? 10। v कितना है? 8। तो कितना आ गया बेटा बोलो? 10 इंटू 8, 80 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही बात? अब बताइए मेरे को सर फोर्स कैसे निकालते हैं? सर फोर्स का फॉर्मूला होता है m v माइनस यू अपॉन टी। सर m की वैल्यू कितनी है? 10 है। सर v की वैल्यू कितनी है? 8। u की वैल्यू कितनी है? 5। टाइम कितना देखा है? 6। तो f कितना आ गया? 8 - 5 3, 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6।
सर ये कितनी बार जाएगा, 3 के टेबल में 2 बार, ये कितना आ गया, तो आंसर कितना आ गया 5 न्यूटन। कितना आंसर आ गया बेटा 5 न्यूटन। तो हमारी फोर्स आ गई और इनिशियल मोमेंटम 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और फाइनल मोमेंटम आ गया 80 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए ओके। मास यहाँ पे मैंने 10 kg लिया हुआ है, ठीक है ओके। अगर ये क्वेश्चन में अगर 100 दे रखा होता, 100 वाले से भी सॉल्व कर लीजिए। अगर m की वैल्यू कितनी होती बेटा 100, तो अब पी आई कितना होता 100 × 5 कितना हो जाता बेटा 500। बहुत सिंपल है, 10 की जगह सिर्फ क्या यूज़ करना है 100। पी एफ कितना हो जाता है 100 × 8 कितना हो जाता है बेटा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सर एफ कितना हो जाता है इस केस में 100, v माइनस यू कितना बचा था हमारे पास 3, टाइम कितना है 6, तो कितना हो जाएगा ये 300 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। अगर 100 से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा और 10 से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है, देखिए। 3 दोस्त हैं, अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार दैट वाज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी। अख्तर, किरण एंड राहुल ये एक मोटर कार में चल रहे हैं और बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। एक एक्सप्रेस वे, बहुत एक हाईवे है, बहुत अच्छा हाईवे एक्सप्रेस वे। उस एक्सप्रेस वे पे क्या कर रहे हैं, तीनों एक अच्छी सी स्पीड में चल रहे हैं। अराउंड BMW इनके पास, और BMW कार में ये मूव कर रहे हैं अराउंड 200 की स्पीड से। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड एंड गॉट स्टक ऑन द विंडस्क्रीन। एक इंसेक्ट इनकी विंडशील्ड से टकराया और उस पर स्टक हो गया, उस पर चिपक गया। ठीक है, फिर कह रहा है अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। अख्तर और किरण इस पे बात करने लगे कि अगर ये इंसेक्ट इससे टकराया और इस पे चिपक गया, स्टक हो गया है, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो पहला कहता है किरण, सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम as compared to the change in momentum of the motor car because the change in the velocity of insect was much more than that of the motor car। जो velocity में जो change आया वो बहुत ज्यादा change आया as compared to the velocity of motor car। फिर कहता है अख्तर said that since the motor car was moving with a larger velocity it exerted a larger force on the insect, as a result the insect died। जो वेलोसिटी थी कार की बहुत ज़्यादा थी तो उसने फोर्स बहुत ज़्यादा लगाई, फोर्स बहुत ज़्यादा लगाई, इस वजह से इंसेक्ट मर गया। फिर थर्ड आते हैं राहुल। राहुल while putting on an entirely new explanation said that both the motor car and the insect experienced the same force and change in their momentum। Comment on these suggestion। तो इस NCERT की जो बुक होगी आपको उसको वापस से एक बार अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ना है। उसमें फिर आपको तीनों कमेंट्स जो है दे रखे हैं इन्होंने, उसको बहुत अच्छे से सोचना है और तीनों में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कमेंट सही था, किरण का सही था, अख्तर का सही था या राहुल का सही था। तो मैं आपको बता देता हूँ जो कमेंट सही है वो किसका कमेंट सही है बेटा, तीनों में से राहुल का कमेंट सही है। किसका कमेंट सही है, राहुल का कमेंट। इसमें आप लिखेंगे बोथ मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस अ सेम फोर्स। क्या लिखेंगे बेटा, एक्सपीरियंस अ सेम फोर्स एंड हेंस सेम चेंज इन मोमेंटम। सेम चेंज इन मोमेंटम, ये राहुल ने हमको कंसेप्ट दिया था। ऑब्वियस ही बात है, न्यूटन की थर्ड लॉ, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा, दूसरा ऑब्जेक्ट भी किस पे फोर्स लगाएगा, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। तो मोटर कार और इंसेक्ट की जो फोर्स होंगी वो कैसी होंगी, सेम फोर्स होगी। उसकी वजह से मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो भी कैसा आएगा, फोर्स अगर सेम है तो मोमेंटम में भी क्या होगा, सेम चेंज आएगा। तो यहाँ पे मास ज़्यादा होने की वजह से कार का, उस पर बेसिकली यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ रही है। मास वर्ड यूज़ किया है, मास, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस आर सेम फोर्स बोलेंगे आप। जब दोनों सेम फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो भी सेम आएगा। तो किसकी बात से एग्रीड होंगे आप, तो आप बोलेंगे सर राहुल की बात से एग्रीड होंगे। ठीक है, बट ड्यू टू लार्ज मास ऑफ द कार, मास ज़्यादा होने की वजह से इम्पैक्ट किसका ज़्यादा होगा, कार का ज़्यादा होगा। इस वजह से वो इम्पैक्ट जो लग रहा है इंसेक्ट के ऊपर वो ज़्यादा होगा। बट दोनों की ओवरऑल कंडीशन में बात करेंगे तो आप हमेशा क्या बोलेंगे आप,
जितनी फोर्स इंसेक्ट कार पे लगाएगा उतनी फोर्स कार भी इंसेक्ट पे लगाएगी, बट ड्यू टू लार्जर मास ऑफ द कार द इम्पैक्ट विल बी ग्रेटर, दैट्स व्हाई द इंसेक्ट विल बी डाइड। ओके ओके, अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे इसकी एक्सरसाइज के। अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर लास्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच मोमेंटम विल बी अ डंप बेल। अब यहाँ पे एक डंप बेल दे रखा है, आप बोलेंगे डंप बेल क्या था, डंबल। अपन सिंपली क्या बोलते हैं, डंबल। क्या बोलते हैं, जिम करने जाते हैं अपन, क्या है डंबल उठा लेते हैं, डंबल है ना, बॉडी बनाते हैं अपन। तो डंबल जो है यहाँ पर उसका मास कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पर 10 kg। कितना दे रखा है बेटा, 10 kg। एंड ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर की हाइट से आपने इसको फॉल कराया। टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो लेनी है आपको, वो लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच मोमेंटम विल बी ट्रांसफर टू द फ्लोर। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक डंबल है, सपोज को यहाँ पे मैं डंबल पकड़ा हूँ और मैंने ऑलमोस्ट 80 सेंटीमीटर की हाइट से उस डंबल को थ्रो कर दिया, मतलब थ्रो क्या मतलब रिलीज कर दिया, फॉल कर दिया। ठीक है, जब मैं इसको फॉल किया तो जमीन पे जब ये गिरेगा तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। देखो मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला सर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सर इस क्वेश्चन में कहीं भी मास दे रखा है, सॉरी वेलोसिटी दे रखी है क्या, मास गिवन है सर 10 kg। इस क्वेश्चन में हमको कहीं भी वेलोसिटी गिवन नहीं है। तो सर वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पर हम सीधा सीधा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। बोलिए क्यों करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे बोलिए। सर ए कन्वर्ट हो जाता है जी में, जब किसी भी वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो मैंने बताया था ए जी में कन्वर्ट होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है सर, जब ये ऊपर से जब ये गिरा होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब इसको आपने फ्लोर से किसी हाइट से गिराया होगा, जब इसको मैंने रिलीज किया तो सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सिर्फ छोड़ा है इसको मैंने ऐसे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ये वैल्यू तो बेटा 0 हो गई। क्या बचा अपने पास, v²। सर जी की वैल्यू क्वेश्चन में बोल रहा है कितनी बेटा, 10। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे तो अर्थ कितनी एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसका आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर यहाँ पे हाइट 80 सेंटीमीटर में गिवन थी। सर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं। सर देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बचा सर 2 8 ज़ा 16, देन v इज इक्वल्स टू √16, देन वी गेट v इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। सर v कितना आ गया हमारे पास, 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है सर, v अगर आ चुका है तो हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। सर 10, v की वैल्यू 4, तो सर मोमेंटम कितना आ गया हमारे पास, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हम सर क्या निकाल सकते हैं इस केस में, मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में मोमेंटम फाइंड करने के लिए हमें मास गिवन था बट v गिवन नहीं था। v को निकालने के लिए हमने सिचुएशन को एनालाइज किया, हमने देखा कि क्या क्या चीज़ गिवन है। जब हमने इसको यहाँ से रिलीज किया तो u 0 होगा, जब ये स्टॉप यहाँ पे जाके गिरेगा तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी। सर जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन में अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता है तो a g में चला जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है। हाइट सर जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, सॉल्व किया, कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू पुट करी, मोमेंटम आ चुका है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसके एडिशनल क्वेश्चन भी हैं तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए काम करते हैं, एडिशनल क्वेश्चन की वीडियो एक अलग से बनाते हैं ना, आफ्टर 5 मिनट्स का एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एक वीडियो दोबारा बनाएंगे फिर अपलोड करेंगे इसका बेटा। ठीक है, ओके। तो सारे क्वेश्चंस आराम से बैठ के लगाइए, ट्राई करिए, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।